अब समझते हैं हम पुलिस एनकाउंटर को। पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है, क्या उसको अधिकार है ऐसा? पुलिस एनकाउंटर जब करती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में करती है, ना कि इस कंडीशन में कि उसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध कारित किया गया है जिससे उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस बीएनएस के अंतर्गत धारा 34 से लेकर 44 तक वर्णित है। तो आइए समझते हैं प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और प्राइवेट डिफेंस में कब मृत्यु तक कारित की जा सकती है, कब प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं होता है, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं होता है, या ये समझेंगे प्राइवेट डिफेंस कब तक बना रहता है और कब ये प्रारंभ होता है। क्या प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु से भिन्न अपहानि भी कारित की जा सकती है, और इसके बाद में ये भी समझेंगे कि पुलिस जो एनकाउंटर करती है तो क्या पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार होता है या पुलिस प्राइवेट डिफेंस में एनकाउंटर करती है। तो इन सबको समझेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। प्राइवेट डिफेंस होता है ये कानूनी अवधारणा है जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन या संपत्ति या दूसरों के जीवन या संपत्ति के लिए उचित बल का प्रयोग का अधिकार देता है। तो वो उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं इनके लिए जब उसे तत्काल खतरा हो। कब तत्काल खतरा हो, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करने के लिए बाद में गए या किसी लोक प्राधिकारियों को सहायता प्राप्त कर ली जब गए। यह अधिकार तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति या उसकी संपत्ति पर हमला हो और सरकारी सहायता तुरंत उपलब्ध न हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बीएनएस 2023 के अंतर्गत धारा 34 से 44 तक वर्णित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 35 बीएनएस में उपबंधित है। धारा 35 बीएनएस में लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब किस किस को प्राप्त होता है। एक तो संपत्ति के मामले में प्राप्त होगा, एक अपनी शरीर के लिए प्राप्त होगा। अपना शरीर हो या दूसरे का शरीर हो उसमें प्राप्त होगा, या अपनी संपत्ति हो या दूसरे की संपत्ति हो। इनको जब युक्त खतरा उत्पन्न होता है इन दोनों को, तब ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। अब बात यह आई कि क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। वो कौन सी कंडीशन है जिनमें मृत्यु भी कारित की जा सकती है। तो इसका वर्णन है बीएनएस की धारा 38 में और धारा 41 में। धारा 38 में शरीर संबंधी अपराध हैं और धारा 41 में संपत्ति संबंधी अपराध है जिनमें मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो जिस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का जिसने प्रयोग किया है उसको किसी के हमले से कौन कौन सी संभावना है, अपहरण की, बलात्संग की, मृत्यु की, या घोर उपति मतलब गंभीर चोट की, या एसिड अटैक की, या कुकर्म की युक्त संभावना है। तो वो उस व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए। संपत्ति के मामले में कहां कहां प्राप्त होता है अधिकार? लूट में, या रात्रि गृहभेदन में, या अग्नि या विस्फोटक द्वारा मानव निवास की दृष्टि। मानव निवास से मतलब है कोई तंबू हो, कोई जलयान हो, या कोई ऐसा मानव निवास हो जिसमें घर हो, उसकी विस्फोटक द्वारा या अग्नि द्वारा कोई हानि करता है कि आग लगा दी या विस्फोटक से उसको उड़ा दिया, इस तरह की कोई हानि का उसको युक्त ऐसी संभावना है। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो वो व्यक्ति ये सारी घटनाएं कारित कर देगा। या चोरी और रिष्टि में अगर मृत्यु की संभावना है या घोर उपति की संभावना है। मान लो कोई व्यक्ति अगर चोरी करने के लिए आया और उसके पास में कोई ऐसा असला है जिससे वो मृत्यु भी कारित कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। किसकी? जो व्यक्ति आया है, जो चोर है। तो उसमें ये संपत्ति के मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा में इन कंडीशन में मृत्यु भी कारित की जा सकती है। अब बात यह है कि मृत्यु से भिन्न भी अपहानि कारित की जा सकती है। तो बिल्कुल की जा सकती है, मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित की जा सकती है अगर उसे इन कंडीशन के अलावा अन्य कोई हमले की संभावना है, या चोरी की, या गृह अत्याचार की इसकी संभावना है। अब बात यह आई कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब बना रहता है। तो अभी जो कंडीशन बताई थी, ऐसी कंडीशन जैसे ही उसको खतरा संभाव्य होता है व्यक्ति को
कि अब वो खतरा उत्पन्न हो गया, उसी समय पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है और जैसे ही खतरा टल जाता है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे अगर सामने वाले पर कोई ऐसा असला है जिससे उसने एक बार फायर कर दिया और दोबारा भी वो फायर कर सकता है, जब उसने पहली बार फायर किया तभी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब उससे वो खतरा है कि वो हमारी जान ले सकता है। और जैसे ही असला उससे दूर हुआ तो वो खतरा टल गया कि अभी हमारी जान नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार से संपत्ति के मामले में अगर लूट में ऐसा लगता है कि उससे ऐसा खतरा है, ऐसा भय है कि वो मृत्यु भी कारित कर सकता है, या ऐसा भय दिखा रहा है, जैसे ही वो भय प्रारंभ हुआ तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो गया, ऐसा खतरा टला तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की तो जब तक चोरी का माल उस चोर के कब्जे में है तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना हुआ है। अब कंडीशन नेक्स्ट आ गई कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे प्राप्त नहीं होता है, यह धारा 37 में वर्णित है। तो कोई भी जो लोक सेवक है, जब वह लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और उससे मृत्यु की या घोर उपत्ति की आशंका नहीं है। यह कंडीशन क्या है कि मान लो पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट करके लेके जा रहा है, जब अरेस्ट करके लेके जा रहा है अगर उसी काम को कोई अन्य व्यक्ति करे तो वो अपहरण की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि पुलिस अधिकारी आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए उसे उठा करके लेके जा रहा है, तो अपहरण की श्रेणी में आ गया, तब तो उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। लेकिन यहीं पर यह भी दिया है, अगर लोक सेवक अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो उससे प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। दूसरी कंडीशन ये आ गई कि लोक सेवक के निर्देश के अधीन कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे कि किसी भी न्यायालय के वारंट पर एक पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति कार्य करता है, तब भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक कंडीशन यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जितनी सामने वाले से हानि की आशंका है उतनी ही हानि उसको की जा सकती है, उससे ज्यादा हानि नहीं कारित की जा सकती। इसके लिए एक उदाहरण बताता हूं कि जैसे अगर एक व्यक्ति को उसने सामने वाले ने चोट मारी, थप्पड़ से मारा चोट मारी, तो यह नहीं है कि वो व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित कर दे और कहे कि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा का मुझे अधिकार था इसलिए मृत्यु कारित कर दी। केवल उतनी ही हानि कर सकता है जितनी सामने वाले से आशंका हो। अब समझते हैं हम पुलिस एनकाउंटर को। पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है, क्या उसको अधिकार है ऐसा? अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में क्या है कि पुलिस अधिकारियों के हाथ में गन है और ये यहां पर किसी अभियुक्त को देख रहे हैं। जब अभियुक्त को देख रहे हैं तो अभियुक्त ने क्या किया कि इनके ऊपर वार कर दिया, फायर मार दिया, ये बाल बाल बच गए उस कंडीशन में। तो इनको सामने वाले से, अभियुक्त से ये खतरा उत्पन्न हो गया कि वो हमारी जान ले सकता है, उसका जान का खतरा उत्पन्न हो गया या गंभीर चोट का खतरा उत्पन्न हो गया। अब पुलिस अधिकारी अभियुक्त की तरफ फायर करते हैं, अभियुक्त के हो सकता है कि कहीं पे गोली लग जाए, हो सकता है कि गोली से वो मारा भी जाए। अब कंडीशन यहां पे आ गई कि अभियुक्त वहां पर गिर गया और उसके हाथ से जो असला प्रयोग कर रहा था, जो पिस्टल थी, वो छूट करके अलग गिर गई। जब अलग वो पिस्टल गिर गई तब पुलिस अधिकारी वहां पर खोजते हुए उसे पहुंचते हैं और देखते हैं कि पिस्टल उसके हाथ से अलग है और वो करहा रहा है, वहां पर उसको दर्द हो रहा है क्योंकि उसके गोली लगी है। तो पुलिस अधिकारी उसको तत्काल उठा करके उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अब वहां पर अगर पुलिस अधिकारी जब उस अभियुक्त के पास पहुंचे थे, जब वो करहा रहा था, दर्द से तड़प रहा था, उस समय पर अगर कोई पुलिस अधिकारी उसमें गोली मार देता तो पुलिस अधिकारी पर फिर मुकदमा लिखा जाता मर्डर का, कि आपने जानबूझ के उसे मारा है, ना कि पुलिस एनकाउंटर किया। अब पुलिस एनकाउंटर क्या होता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया जाता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था क्योंकि अगर उस पर गोली न चलाई जाती तो वो पुलिस को मार देता। इसलिए जब उससे पिस्टल अलग हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो पिस्टल नहीं उठा पा रहा है, तो पुलिस अधिकारियों का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय पे समाप्त हो गया। अगर ऐसी संभावना है कि वो दोबारा फायर मार सकता है,
तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना हुआ था। अब कंडीशन ये भी आ सकती है कि उसकी मृत्यु भी कारित हो जाए, तो मृत्यु कारित हो सकती है। क्यों? क्योंकि उससे भी तो पुलिस को मृत्यु कारित होने की संभावना थी, क्योंकि वो भी फायर कर रहा था। तो ये पुलिस एनकाउंटर की कंडीशन है। पुलिस एनकाउंटर जब करती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में करती है, ना कि इस कंडीशन में कि उसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध कारित किया गया है जिससे उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। क्योंकि पुलिस को न्याय करने का राइट नहीं होता, निर्णय देने का अधिकार कोर्ट का होता है। तो ये थी प्राइवेट प्रतिरक्षा। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और सारी कंडीशन आपकी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।